हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर संस्थान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। इस अगस्त करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। और हमेशा की तरह यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आपको एक यहाँ पर बात लिखी हुई दिख रही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जो कि एक बहुत बड़े कवि, प्रसिद्ध कवि। उनकी एक बात यहाँ पर लिखी हुई आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि अंधकार की सैकड़ों परतें हैं, उनसे जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही बात लिखी हुई है, ठीक है ना, कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स ऑफ डार्कनेस, मैंस ह्यूमैनिटी इज़ टू डील विद देम। ठीक है, तो मनुष्यत्व यानी कि मानवता भी इसको कह सकते हो आप, ह्यूमैनिटी या फिर ह्यूमनिज्म जो होता है। तो एक यानी कि मानव होने के क्या गुण हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, तो वो क्या है। तो वो ये है कि जो है अंधकार की जो कई सारी जो सैकड़ों परतें हैं, अगर उनसे मनुष्य का स्ट्रगल करना, उनसे उनका जूझना ही क्या है, वो मानवता है या मनुष्यत्व है। तो बहुत ही अच्छी और शानदार बातें यहाँ पर लिखी हुई, इस पर आप लोग ज़रा विचार करें। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पहला प्रश्न जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन 1 इजराइल, ऑप्शन 2 जो है वो स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन 3 है बोत्सवाना, ऑप्शन 4 है एस्टोनिया। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड रीजन है, वहाँ पर जल संसाधन प्रबंधन के लिए जो वाटर रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट है उसके लिए कौन से देश के साथ समझौता किया हुआ है। तो 4 देश ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर जो इसका सही प्रश्न है, जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन 1 यानी कि इजराइल। ठीक है, तो इजराइल देश के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए समझौता किया हुआ है। और स्क्रीन पर ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बुंदेलखंड का जो एरिया है, ये एरिया जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर, ये बुंदेलखंड का है, जो डार्क यहाँ पर दिखाया गया है। तो बुंदेलखंड जो है इसके बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में लगता है और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में लगता है। तो बुंदेलखंड के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कई सारे महत्व हैं, उन पर अभी हम लोग बात करेंगे। पहले इस प्रश्न से जुड़ी जो और भी जानकारी है उसके बारे में अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड यहाँ पर उत्तर जो है वो इजराइल मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और यूपी सरकार ने यहाँ पर क्या है कि बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए इजराइल के जल संसाधन मंत्री के साथ, जो इजराइल के जल संसाधन मंत्री हैं उनके साथ यूपी की सरकार ने जो है वो समझौता किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सहयोग की योजना में, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया है कि सहयोग की योजना को शुरू करने में जो है परियोजना के हित के साथ 2 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। यानी कि जो है ये परियोजना अभी शुरुआत में 2 साल के लिए इसको यानी कि समझौता यहाँ पर हुआ है। जो ये अगस्त 2020 में समझौता हो रहा है, तो ये अगस्त 2022 तक के लिए इसको रखा गया है और भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि प्रश्न बहुत ही यानी आसान है और इसका उत्तर भी याद रखना आसान है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन के लिए इजराइल के साथ समझौता किया हुआ है। जो समझौता जो सहयोग की योजना के तहत जो परियोजना, जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जाएगा, वो अभी शुरुआत में 2 साल के लिए होगा और भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। और यहाँ पर जो है अगली बात जो है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, दुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो टाइगर रिजर्व भी है, और लायन ब्रीडिंग सेंटर जो है इटावा लायन सफारी, जो उत्तर प्रदेश में ही इटावा डिस्ट्रिक्ट में, इटावा जनपद में इटावा लायन सफारी के बारे में यहाँ पर बताया गया। और ये आप पिक्चर में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एंड इजराइल जो है इंक डील फॉर वाटर मैनेजमेंट बुंदेलखंड रीजन, ठीक है, जो कि जैसा अभी मैंने आपको बताया। और अभी जो है अगर बुंदेलखंड के बारे में बात की जाए, तो मैंने कहा था भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बुंदेलखंड जो है वो आपका एक पूरा यानी कि इसका राजनैतिक और ऐतिहासिक महत्व है। इतिहास में इसको कई अलग अलग नामों से जाना गया और यहाँ पर कई बड़े बड़े वंश की राजधानियाँ, ओरछा या फिर जो ऐसे करके जो राजधानियाँ हैं, प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, ठीक है ना, ये कई सारे वंश यहाँ पर इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में यानी विकसित हुए। और बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर यूपी की बात करें, जो आप हिस्सा, ये यूपी वाला हिस्सा देख रहे हो, ये आपका हिस्सा यूपी वाला है।
तो यूपी में बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिले आते हैं। कितने जिले? 7। और जो एमपी का बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, अगर हम लोग यहाँ पर बुंदेलखंड यूपी वाले बुंदेलखंड की बात करें तो जो है आपका 7 जिले आते हैं। और अगर एमपी के बुंदेलखंड की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट आते हैं 13। ठीक है ना, एमपी के 13 डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि सागर है, टीकमगढ़ है, दतिया है, छतरपुर है आदि, ये जिले मध्य प्रदेश के जो है वो 13 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो आते हैं वो आपका जैसे कि हो गया जालौन है, झांसी है, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। ये 7 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लगते हैं। और बुंदेलखंड का बताया मैंने कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व भी है बहुत ज़्यादा। और बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में जो है आप जानकारी कर सकते हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो गूगल करके आप बुंदेलखंड के बारे में जान सकते हैं यहाँ पर। और अगर आगे बात की जाए इज़राइल के बारे में, तो इज़राइल जो है आपका वो दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम है। इज़राइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा अगर पिछले किसी क्लास में वीडियो में अगर आपने नहीं नोट किया है। और इज़राइल के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से आपको मालूम है, बेंजामिन नेतन्याहू। और इज़राइल जो है भारत के बहुत ही अच्छे मित्रों की लिस्ट में आता है। ठीक है, जो अगर भारत देश के अगर मित्रता की लिस्ट अगर देखी जाए, भारत के जो सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोगी हैं उनमें नंबर 1 पर आप इसको क्या बोलते हैं, इज़राइल को ही पाएंगे। तो और इज़राइल जो है वो यहूदियों का मूल निवास होता था। इज़राइल जो है वो, इज़राइल की स्वतंत्रता अगर बात की जाए तो 14 मई 1948 को हुई थी। ठीक है ना, इज़राइल जो अगर देखा जाए तो 1948 में स्वतंत्र घोषित किया था इसने खुद को, यानी कि ब्रिटिश सरकार जब तक ने इसको घोषित करने का जो योजना बनाई थी, जो डेट रखी थी, उससे पहले इसने स्वयं को घोषित कर लिया था 14 मई 1948 को। ठीक है, और इज़राइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो सारी चीज़ें, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और बुंदेलखंड के बारे में आप जो है गूगल करिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होंगी बुंदेलखंड के बारे में। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची अगस्त 2020 में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष 100 में प्रवेश किया हुआ है? तो इस प्रश्न का मतलब मैं आपको समझा दूं। ये जो आप देख रहे हो फॉर्च्यून ग्लोबल, जो स्क्रीन पर ये एक फ़ोटो, ये फॉर्च्यून आप जानते ना कि अमेरिका की एक मैगजीन है, पत्रिका है, और वो अलग अलग श्रेणियों में कई सारी इस तरह की लिस्ट जारी करती है। तो एक लिस्ट आती है जो ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500, इस लिस्ट में क्या होता है कि दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों को स्थान दिया जाता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो लिस्ट है, दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट, उसमें टॉप 100 कंपनी में किस भारतीय कंपनी ने एंट्री की है? ठीक है ना, यानी कि जो टॉप 100 कंपनियां हैं उसमें से कोई एक भारतीय कंपनी ने भी एंट्री करी है। वो कंपनी कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई है, या फिर तेल और प्राकृतिक गैस निगम कौन सा है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसको आईओसी बोलते हैं, कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन संख्या 3, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो टॉप 100 कंपनीज़ की लिस्ट में जो है एंट्री उसने की है। डिटेल्स में देखें तो लिखा हुआ है कि अरबपति जो मुकेश अंबानी हैं, उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में सेंध लगाने के लिए 10 स्थानों की छलांग लगाई। इसका मतलब यह है कि पिछले साल से, यानी कि 2019 में जो है वो 106वें स्थान पर थी, और 10 स्थानों के छलांग लगाकर वो इस बार 2020 की रैंकिंग में 96वें स्थान पर है। ये अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, यानी कि इस बार रिलायंस समूह को 96 प्लेस यहाँ पर मिला हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर भारत की कुछ और कंपनियों की, जो यहाँ पर, यानी कि पूरी 500 कंपनियों में भारत की जो कुछ और कंपनियाँ हैं उनका क्या स्थान रहा है, कहाँ पर वो हैं, तो बात करेंगे अगर एसबीआई की, जो ऑप्शन में था आपने देखा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 221वां स्थान है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको लिख के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे इस तरह के बैकग्राउंड क्वेश्चन भी पूछता है, आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ना पूछ के एसबीआई का पूछेगा कि एसबीआई जो है वो कहाँ पर है। और एक कंपनी है बीपीसीएल, ठीक है, एक कंपनी है बीपीसीएल, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसका स्थान है 309। ठीक है, ये कितना स्थान है? 309, 309, 309वां स्थान है। और इसी के साथ अगर बात करें टाटा मोटर्स की, ठीक है ना, टाटा मोटर्स आप जानते हैं, तो टाटा मोटर्स का जो स्थान है वो 337 है। कितना है?
337। टाटा मोटर्स की बात करें तो 337वां स्थान है। इसके अलावा एक कंपनी और है राजेश एक्सपोर्ट करके, वो 462वें स्थान पर है। तो ये आपको एकदम अपनी कॉपी पर नोट करना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इस बार 96वां स्थान 96 प्लेस मिला हुआ है, पिछले साल से 10 स्थानों का सुधार। और इसके साथ साथ जो अन्य भारतीय कंपनी है, SBI 221वें स्थान पर, BPCL 309वें स्थान पर और टाटा मोटर्स 337वें स्थान पर यहाँ पर जो है वो काबिज हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़रूरी बात कि इन 500 कंपनियों में से जो पहला स्थान है, फर्स्ट प्लेस जो है, वो किस कंपनी को प्राप्त हुआ, तो अमेरिका की एक जो है कंपनी है वॉलमार्ट। वालमार्ट जो है नाम बहुत सुना होगा आपने, अमेरिका की कंपनी है वालमार्ट, वो इस 500 कंपनियों की सूची में पहले स्थान पर है। और भारतीय कंपनियों को क्या कैसे स्थान है वो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अपने प्रश्न संख्या 3 पर, और ये सारी चीज़ें आप लिखते रहिएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के विश्व सम्मेलन के कौन से संस्करण में भाग लिया। तो यहाँ पर इसका आंसर और स्पष्टीकरण सब यहाँ पर एक ही स्लाइड में है। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो एक ही स्लाइड में यहाँ रखी हैं। तो यहाँ पर आंसर जो इसका है ऑप्शन संख्या 3 यानी कि पाँचवा जो है पाँचवा संस्करण था इस बार। ठीक है ना, 5th जो है कॉन्फ्रेंस थी, जैसा कि आप फोटो में यहाँ लिखा भी देख रहे हैं कि 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये जो आप लिखा देख रहे हैं 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है WCSP का इस बार 5वां सम्मेलन था। ये होता क्या है कि दुनिया भर की यानी कि जो संयुक्त एक संस्था है, ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। एक संस्था है IPU, ठीक है ना, इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन। तो इसके सदस्य जो देश हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है कि एक जो दुनिया की जो अलग अलग देशों की संसद, जैसे भारत में संसद है, ठीक है, इस प्रकार से कई अलग अलग देशों, तो दुनिया के अलग अलग देशों की जो संसद होती है और उन संसद के जो स्पीकर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के स्पीकर कौन हैं, ओम बिरला जी, जो फोटो में जिनको आप ये देख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी देशों के संसदों के स्पीकर्स होते हैं, तो उन स्पीकर्स का एक सम्मेलन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में। इस बार 2020 में कहाँ पर हुआ है, क्योंकि इस बार कोविड-19 चल रहा है, तो कहीं पर इसकी बैठक जो है वो नहीं हुई है वस्तुतः, यानी कि वर्चुअल इसका ये मीटिंग की गई है। और इस वर्चुअल मीटिंग को होस्ट किसने किया, यानी कि इसका आयोजन किसने किया, तो यहाँ पर आप लिखा हुआ अगर देखेंगे जिनेवा और ऑस्ट्रिया, ठीक है, मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया की संसद, ठीक है। और एक नाम जो यहाँ पर देख रहे हैं, यह संयुक्त संसदीय संघ यानी कि IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन, ठीक है, जिनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, ठीक है। और लिखा हुआ है कि 5वें WCSP का सम्मेलन जो हुआ उसका विषय क्या था, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है जो लोगों और ग्रह के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि पहली चीज़ तो ये कि 5वीं जो WCSP है, ठीक है, उसका आयोजन किसने किया, उसका आयोजन किसने किया, तो IPU यानी कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन, जिनेवा और ऑस्ट्रिया के संसद के द्वारा, ठीक है। इस बार था कौन सा, 5वां। भारत की तरफ से वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किसने किया, भारत को रिप्रेजेंट किसने किया वहाँ पर, तो लोकसभा स्पीकर कौन, ओम बिरला जी, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान देना है। और कुछ बैकग्राउंड में इसका बता दूं जो कि आपका यानी कि हिस्ट्री के लेवल से जो GK या GS के लेवल से कार्य करेगा, इसका बैकग्राउंड, ठीक है। इस बार कौन सी थी, 5वीं थी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए पहली WC जो है कब हुई थी, पहली जो है फर्स्ट क्या है WCSP, ये पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो वर्ष 2000 में, ठीक है। कब हुई थी, अगस्त वर्ष 2000 में, ठीक है। यानी कि सन कौन सा है, 2000, और मंथ कौन था, अगस्त, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि ये प्रत्येक 5 साल में होती है, तो 2000 में पहली हुई, 2005 में दूसरी, 2010 में तीसरी, और 2015 में चौथी, और 2020 में 5वीं कॉन्फ्रेंस ये हो रही है। एक प्रश्न यहाँ से और से आपसे पूछ सकते हैं कि जो है 2015 में जो चौथी WCSP है वो कहाँ हुई थी, तो न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका की जो राजधानी है न्यूयॉर्क, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, चौथी यानी कि 2015 में। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 2015 की चौथी WCSP में शामिल होने वाला
भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था, तो उस समय लोकसभा स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी, वो वहाँ पर जो है शामिल हुई थी, भारत को रिप्रेजेंट किया हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पर एक देखा हुआ था आपने IPU, ठीक है, एक टर्म देखा था, इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा IPU का। IPU की स्थापना जो है वो 1988 में हुई थी। जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन है उसकी स्थापना 1988 में हुई थी, और वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, गैब्रिएला। ठीक है, मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको लिखिएगा आप साथ में, कौन है, गैब्रिएला, ठीक है, गैब्रिएला बैरन। ठीक है, पूरा नाम जो है वो इनका है गैब्रिएला कुएवास बैरन, लेकिन ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि क्या नाम है इनका, गैब्रिएला बैरन। ठीक है, ये कौन है, IPU के इस समय अध्यक्ष हैं, और IPU के अध्यक्ष के द्वारा ही WCSP को होस्ट किया जाता है, नहीं कि उसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है ना, इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन का अध्यक्ष ही इस बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो मेरे समझ से आपको जो है टाइम भले इसमें लगा हो, लेकिन सारा सब कुछ ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आपने नोट भी कर रखा होगा, क्योंकि ये सारी बातें नोट करने वाली थी, स्लाइड में लिखी हुई नहीं है, ये सारा सब कुछ आपको साथ में नोट करना है। अगर ये नोट नहीं कर पाए हैं आप तो वीडियो को यानी पीछे करिएगा, इसको पीछे करिएगा और दोबारा सुनिएगा फिर लिखिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 पर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। तो इसमें बहुत आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये पिक्चर में आप फोटो में देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है चेतन भगत। तो चेतन भगत ने ही ये पुस्तक लिखी हुई है। पुस्तक का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा, वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है ना, वन अरेंज्ड मर्डर जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है, चेतन भगत ने लिखी है। तो 28 सितंबर 2020 को यह पुस्तक दुनिया भर में जारी की जाएगी, लॉन्च की जाएगी। ठीक है, और यह जो है पुस्तक जो है इसमें कहानी किस पर है, एक व्यवस्थित विवाह की पृष्ठभूमि में एक हत्या के रहस्य को चित्रित करती है। ठीक है, एक इसमें कहानी क्या होगी, एक जो है वो व्यवस्थित विवाह है और उसकी पृष्ठभूमि में एक कोई मर्डर होता है, हत्या होती है, उसके रहस्य को चित्रित करती है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशंस लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी और 28 सितंबर 2020 को पूरी दुनिया भर में ये लॉन्च होगी, जारी की जाएगी। पुस्तक का नाम क्या है, वन अरेंज्ड मर्डर। लेखक कौन है, चेतन भगत। भारत में ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं चेतन भगत। इनकी कई सारी पुस्तकें हैं जो है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, और इनकी कई सारी जो है बुक्स, इनकी कई सारी कहानियों पर जो है वो फिल्में भी बन चुकी हैं। ठीक है, और कई सारे इनको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी ये जीत चुके हैं चेतन भगत। तो इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी है दीजिएगा कि जो चेतन भगत की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ऐसी पुस्तकें बताना जो यानी कि एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हों या एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जा सकने वाली हों। तो कुछ ऐसे किताबों के चेतन भगत की जो बुक्स हैं उनके नाम लिखिएगा। और इसी के साथ हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 5 पर। विश्व वरिष्ठ नागरिक प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, समझ लीजिएगा, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कब मनाया जाता है। तो फोटो में आप देख रहे हैं ये कब मनाया जाता है, 21 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्या, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ठीक है, हर साल 21 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले जो उम्र के बिगड़ने और बड़े दुरुपयोग सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ सके, और यह दिन उनकी उपलब्धियों, समर्पण और सेवाओं को स्वीकार करता है और उनकी सराहना करता है जो वे अपने पूरे जीवन में समाज के लिए योगदान करते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं ना, तो उनकी यानी सराहना करने के लिए और उनको यानी कि सम्मानित करने के लिए यह दिन हर साल मनाया जाता है 21 अगस्त को। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स डे हर साल 21 अगस्त को मनाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछने वाला है, पूछे जा सकने वाला जो प्रश्न है कि यह जो है घोषित किसके द्वारा है और कब से। तो एक संस्था है ना UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके द्वारा इसको 14 दिसंबर, ठीक है, यहाँ पर जो है ध्यान देना है, 14 दिसंबर वर्ष 1990, ठीक है, 14 दिसंबर वर्ष 1990 को इसकी घोषणा की गई थी। किसकी, वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाए जाने की घोषणा कब हुई थी, 14 दिसंबर 1990। किसके द्वारा, UNGA। डेट इंपॉर्टेंट भले ही नहीं है, लेकिन ये जरूर होता है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो UNGA के द्वारा की गई थी।
और यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी है कि इसकी आधिकारिक शुरुआत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, यूएसए, जो यूएसए है, उसके पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में की थी। ठीक है ना, आधिकारिक शुरुआत 1988 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा की गई थी। और लेकिन ये जो मनाया जाता है, इसकी शुरुआत जो है, इसकी घोषणा यूएनजीए के द्वारा दिसंबर 1990 में की गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ कि टाटा कैपिटल लिमिटेड ने किस प्लेटफॉर्म पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन यानी कि SIPL, ठीक है ना, स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन यानी कि क्या, SIPL जो है वो नामक एक नई सेवा किसके द्वारा, किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई है? ऑप्शन व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? व्हाट्सएप। ठीक है ना, तो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर टाटा कैपिटल लिमिटेड जो कंपनी है, टाटा कैपिटल लिमिटेड, उसके द्वारा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नामक एक सेवा शुरू की गई है। जैसा कि आप ये फ़ोटो में यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है ये। तो टाटा कैपिटल की जो वित्तीय सेवा शाखा टाटा कैपिटल लिमिटेड है, उसने व्हाट्सएप पर अपनी नई सेवा स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन SIPL लॉन्च की है। नई सेवा के माध्यम से मौजूदा ग्राहक आसानी से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर टाटा कैपिटल के एक चैटबॉट TIA का उपयोग करके व्यक्तिगत ऋण के लिए प्रतिबंध प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो है लोन, एक लोन मिलेगा। टाटा कैपिटल कंपनी जो है वो लोन देने का काम किस प्लेटफॉर्म पर कर रही है? व्हाट्सएप पर लोन देने का काम व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर कर रही है। और उस सेवा का नाम क्या है? स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन। ये नाम आपको जरूर याद रखना है कि टाटा कैपिटल ने कौन सी सेवा शुरू की है व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर, तो स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन। इसमें होगा क्या कि एक टाटा कैपिटल का एक नंबर होगा जिसको मोबाइल में सेव करना है और उसको व्हाट्सएप पर जाके उस कंपनी का जो चैटबॉट नंबर होगा, वही जो मैंने बताया, वो उस पर आपको मैसेज करना है, यही SIPL लिख के। वहाँ से उसकी सारी जो है सेवा शर्तें वगैरह सब कुछ बताया जाएगा, आवेदन प्राप्त किया जा सकता है वहाँ से। तो ध्यान देने वाली बस आपके लिए यही बात है यहाँ पर कि टाटा कैपिटल लिमिटेड, ठीक है ना, या फिर किस कंपनी ने स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन शुरू किया है? टाटा कैपिटल ने। किस प्लेटफॉर्म पर? व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, टाटा कैपिटल के बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाया जा रहा है कि टाटा कैपिटल के बारे में, तो इसका जो है हेडक्वार्टर, जो मुख्य मुख्यालय है वो कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और इसके जो CEO हैं, MD एंड CEO टाटा कैपिटल के, वो हैं राजीव सभरवाल। ठीक है, राजीव सभरवाल कौन है? टाटा कैपिटल लिमिटेड के CEO और MD हैं। मुख्यालय महाराष्ट्र, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, और आशा करते हैं आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अपने प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर भी जो है इसी स्लाइड में सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं, अश्वनी भाटिया। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पर जो व्यक्ति हैं अश्वनी भाटिया हैं, अश्वनी भाटिया है। और इनको क्या बनाया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर, ये देखिएगा। ठीक है, SBI का क्या बने हैं? ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, प्रबंध निदेशक बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। कौन? अश्वनी भाटिया। तो मोदी जी की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, उसने SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया है। अश्वनी भाटिया SBI के MD बनने से पहले SBI में ही क्या थे? DMD थे, यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। एक पोस्ट ऊपर आए हैं, यानी पहले क्या थे? उप प्रबंध निदेशक थे, अभी बन गए हैं प्रबंध निदेशक। ठीक है ना, तो मोदी जी की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, उसने इनको यहाँ पर नियुक्त किया हुआ है। और SBI के बारे में अगर बात की जाए तो SBI का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और अध्यक्ष SBI के कौन है? जो चेयरपर्सन है SBI के, वो है रजनीश कुमार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चेयरपर्सन अलग होता है और MD अलग होता है SBI में। ठीक है, चेयरपर्सन जो है वो रजनीश कुमार है, लेकिन MD कौन है वो पूछा जाए तो कौन बन गए हैं? अश्वनी भाटिया। ठीक है, अश्वनी भाटिया इससे पहले क्या थे? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही DMD थे, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पर SBI के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप जो है आपसे पूछनी है, जो SBI की टैगलाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। SBI की जो टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो 3 टैगलाइन है, कम से कम मुख्य 3 टैगलाइन है, जो कि अब एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके SBI की टैगलाइन क्या है
ठीक है, कोई एक या फिर दो, कम से कम एक टैगलाइन जो है वो आप कमेंट में जाके लिखिएगा एसबीआई की टैगलाइन के बारे में। ठीक है, बाकी यहाँ सारी जानकारी जो मैंने आपको दे दी है। तो चलते हैं अगले अपने प्रश्न संख्या 8 पर। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने नोट कर लिए होंगे, तो कम से कम ये चीज़ आपको सीख लेनी है। मैंने पहले भी आपको बताते थे क्लासेस में कि किसी भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे लिखने होते हैं, तो वो आप ज़रूर लिख लिया करिएगा। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 8 पर। 8वें प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31 अगस्त 2020 से भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन अमिताभ कांत, ऑप्शन 2 अजीत डोभाल, ऑप्शन 3 राजीव कुमार और ऑप्शन 4 है अजय त्यागी। ये जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग की बिल्डिंग है ये। ठीक है ना, ये जो भारत निर्वाचन आयोग की ये बिल्डिंग है, तो ये पूछ रहा है कि जो है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा पिछली क्लास के यानी कि पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अशोक लवासा जो एक यानी कि निर्वाचन आयोग में जो इलेक्शन कमिश्नर के पद पर अपॉइंट थे यानी कार्यरत थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो एडीबी में चले गए थे, तो वो पद खाली हो गया था। तो उसी पद पर पूछ रहा है किसकी नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर है, यानी कि राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त तो बने हैं और 31 अगस्त 2020 से वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे, कार्य करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं इसके जुड़े कुछ अन्य तथ्यों पर। राजीव कुमार जो कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है ना, यानी कि ये देखिएगा जो है ये राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव थे, यानी कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे राजीव कुमार, जो कि अब कहाँ पर नियुक्त हो रहे हैं, चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। वह अन्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ काम करेंगे। उन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया हुआ है। ठीक है, अन्य चुनाव आयुक्त 2 होते हैं, एक तो सुशील चंद्रा है और दूसरे अशोक लवासा थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब उनकी जगह पर कौन आ गए हैं, राजीव कुमार जी आ गए हैं। राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, यानी कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, 1984 बैच झारखंड कैडर का। उन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, यानी ये जो चुनाव आयुक्त बने हैं ये 5 साल के लिए बने हैं, 2000 यानी कि 25 तक रहेंगे, 24 तक, और 2024 में अगले लोकसभा चुनावों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की संभावना है। यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने की संभावना है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पर जो है कुछ तथ्य लिखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हो। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा हैं। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस समय सुनील अरोड़ा। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, और चुनाव आयोग की स्थापना जो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इसी वजह से 25 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में काफ़ी जानकारी दी थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना, संवैधानिक इसका उपबंध क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसके क्या हैं, तो आपको बताया था मैंने कि ये भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर करना है। अभी मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला तो ये था कि चेतन भगत की कुछ मुख्य पुस्तकें लिखिएगा कमेंट में। दूसरा प्रश्न ये था कि दूसरा प्रश्न भी अभी मैंने आपसे पूछा था, और यहाँ पर जो है तीसरा प्रश्न ये है कि जो है पिछली क्लासेस में जो मैंने बताया था निर्वाचन आयोग के बारे में, तो यह बताइएगा अभी प्रश्न कि मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है। मैंने बताया था कि जो भारत के निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय होता है, एक हेड होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो हेड का कार्यकाल क्या होता है और अन्य 2 मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल क्या कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी आप हमें दीजिएगा। ये प्रश्न मैंने जो है आपसे पूछा। और क्या पूछा था, एसबीआई की टैगलाइन पूछी थी। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए आपसे। तो ये तीनों प्रश्नों के आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखने हैं। और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 9 पर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग वृक्षारोपण की निगरानी के लिए विकसित किया था। ठीक है ना, फोटो में आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHI जो है
उसने एक एप्लीकेशन जो है विकसित किया हुआ है, किस लिए? राजमार्ग वृक्षारोपण की निगरानी के लिए। आप जब किसी हाईवे पर जाते हैं तो हाईवे के बीच में जो डिवाइडर आप देखते हो, तो उस डिवाइडर पर जो है वो वृक्ष वगैरह, पेड़ वगैरह, यानी कि जो है फूल के पेड़ वगैरह लगे होते हैं, और भी कई सारे पेड़ वगैरह आप देखते हैं हाईवे पे जो डिवाइडर के बीच में लगे होते हैं। तो उनकी निगरानी के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उन पर अच्छी देखभाल करने के लिए कौन सा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 है गोरापथ, ऑप्शन 2 है विश्वपथ, ऑप्शन 3 है नोवापथ और ऑप्शन 4 है हरित पथ। तो इसका जो सही आंसर है वो गेस किए होंगे आप, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हरित पथ नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है। आइए देखते हैं इसके अन्य तथ्यों के बारे में। जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री जो है नितिन जयराम गडकरी जी, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी, इन्होंने राजमार्ग के किनारे वृक्षारोपण और वृक्षारोपण की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन हरित पथ लॉन्च किया है। हरित पथ लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप को विकसित किसने किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया और सड़क और परिवहन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा विकसित किया गया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है वो, तो हरित पथ है। किसके द्वारा इसको बनाया गया है? तो NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। लॉन्च किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री जो है नितिन जयराम गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री हैं ये, ठीक है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के बारे में यहाँ पर देखना है, लिखा हुआ है। केंद्रीय मंत्री कौन है इसके? तो नितिन जयराम गडकरी, ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं। और राज्य मंत्री कौन है? तो जनरल विजय कुमार सिंह, ठीक है ना। तो जो जनरल VK सिंह हैं, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, वो इस मंत्रालय के स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। और केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी जी हैं। इसी के साथ जो है ना, वो मैं आपको NHAI के बारे में कुछ बता दूं। तो NHAI जो है आपका, ये जो आप देख रहे हैं फोटो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI की जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान जो है वो चेयरपर्सन कौन है? अगर मैं आपको बताऊं, इसके वर्तमान जो है वो चेयरपर्सन कौन है? संजीव राजन, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, इसके वर्तमान जो है वो चेयरपर्सन कौन है? तो वो है संजीव राजन। और इसकी स्थापना जो है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, वो कब हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया कब हुई थी, 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 पर, अगले प्रश्न पर। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया हुआ है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना। जो ट्रांसजेंडर जो हैं, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर जो किन्नर जिनको आप बोलते हैं, तो उनके लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया हुआ है। यहाँ पर फोटो में आप देख रहे हो, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल फॉर्म्स, यानी कि जो केंद्र है उसने क्या बनाया है? नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, केंद्र सरकार ने जो गठन किया वो बनाया हुआ है। तो उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन 2 है थावर चंद गहलोत, तीसरा ऑप्शन है रामविलास पासवान और चौथा ऑप्शन है DV सदानंद गौड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन संख्या 2, यानी कि थावर चंद गहलोत, जो कि केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री हैं। थावर चंद गहलोत वो इस राष्ट्रीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। किस राष्ट्रीय परिषद के? जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद केंद्र सरकार ने बनाई है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं थावर चंद गहलोत। देखते हैं इसके कुछ अगली इसके तथ्यों पर बात करते हैं। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारत की पहली 30 सदस्यीय राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि इससे पहले अभी तक ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई भी नेशनल काउंसिल नाम की चीज़ नहीं थी, पहली बार बनी है। और उसमें कितने सदस्य हैं? तो ये आपने देखा कि 30 सदस्यीय राष्ट्रीय परिषद है। कितनी सदस्यीय? 30 सदस्यीय राष्ट्रीय परिषद है, जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपायों की निगरानी और मूल्यांकन किया। परिषद सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना करने, यानी कि ये परिषद क्या करेगा? ये परिषद ये इंडिकेशंस देगा कि सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड स्थापित किया जाए और समुदाय की आवश्यक ज़रूरतों की देखभाल करने के लिए राज्यों के साथ काम करे।
जैसे कि आवास, भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा। ये जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं, जो यानी कि अभी बताया मैंने क्या होते हैं, ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं, किन्नर व्यक्ति जो होते हैं, इनके लिए क्या एक परिषद बनी है, और वह परिषद काम क्या करेगी, सभी राज्यों में एक एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड स्थापित हो सके और उस समुदाय की आवश्यक ज़रूरतों की यानी कि पूरी हो सके, आवास, भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा, एजुकेशन जैसी जो है प्रमुख चीज़ें उनके लिए प्राप्त हो सकें, इसके लिए काम किया गया। परिषद की संरचना यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि 30 सदस्यीय परिषद में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 13 सदस्य होंगे और 14 मनोनीत सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव शामिल है। तो 1 1 2 13 2 15 15 14 29 और एक सदस्य सचिव यानी कि 30 लोग हो गए। अध्यक्ष कौन होगा, तो मैंने अभी बताया था कौन होगा अध्यक्ष। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जो कि इस समय थावर चंद गहलोत है, नीचे लिखा हुआ है। और उपाध्यक्ष कौन होगा इसका, तो राज्य मंत्री, यानी कि इस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो राज्य मंत्री होगा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, वो इसका उपाध्यक्ष होगा। तो इस समय इस मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं कृष्णपाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया और रामदास अठावले। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के इस समय राज्य मंत्री हैं, इन्हीं में से कोई एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, वो तो थावरचंद गहलोत हैं, और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो है वो बाकी लोग उसके सदस्य होंगे। 14 मनोनीत लोग भी होंगे, जो कि हर 2 साल या फिर 1 साल में उनको नॉमिनेट करने की व्यवस्था होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। और बाकी अधिक जानकारी के लिए जो है आप गूगल का रुख कर सकते हैं या फिर हमसे कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, लिखा हुआ है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है ओडिशा, ऑप्शन 2 है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथे ऑप्शन में लिखा है कि दोनों, 1 और 2, यानी कि ओडिशा छत्तीसगढ़ दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन संख्या 4, यानी कि दोनों, यानी कि जो नुआखाई त्यौहार है, नुआखाई जुहार दिख रहा है, नुआखाई जुहार त्यौहार ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये ओडिशा में ही मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके कुछ फैक्ट पर। लिखा हुआ है कि नुआखाई जुहार एक प्राचीन त्यौहार है जिसे नुआखाई पर्व या फिर नुआखाई क्या लिखा हुआ है, जिसे नुआखाई पर्व या फिर नुआखाई भेंटघाट के नाम से भी जानते हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों में सीजन की नई फसल का स्वागत करने के लिए भद्रवा के चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है। यानी कुल मिला के ये क्यों मनाया जाता है, तो जो यानी कि सीजन की जो नई फसल होती है उस नई फसल का स्वागत करने के लिए मनाते हैं। लिखा हुआ है कि नुआखाई शब्द जो है वो दो शब्दों का संयोजन है। एक शब्द कौन सा है, एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है नुआ, ठीक है, जिसका अर्थ है नया, और खई का मतलब है खाना। ठीक है, तो यानी क्या होगा, नया खाना, जो सीजन की नई फसल है यानी कि नया खाना, ये इसका नुआखाई का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, और 2020 में नुआखाई जुहार 23 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, कोई डेट फिक्स तो होती नहीं है क्योंकि ये क्या है, तिथि के हिसाब से मनाते हैं, तो हर साल अलग डेट पर पड़ता है। इस साल ये 23 अगस्त को यानी मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और नुआखाई जुहार का उत्सव जो लिखा हुआ है कि सीजन के पहली उपज ओडिशा के संबलपुर की जो देवी, ओडिशा के संबलपुर की देवी जो समलेश्वरी पीठासीन देवता को अर्पित की जाती है। ठीक है, यहाँ पर होता है कि लोग खाद्यान्न की पूजा करते हैं, खीरी, पीठा और ककरा के साथ विशेष भोजन आज तैयार करते हैं। कुल मिलाकर राज्य की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए लोकगीत और लोक नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। एक उत्सव है। तो ध्यान ये रखना आपको कि नुआखाई जो जुहार त्यौहार है ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि पड़ोसी राज्यों में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो नई फसल का स्वागत करने के लिए उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। ठीक है, तो आज के ये जो 11 प्रश्नों की श्रृंखला जो सीरीज़ थी वो समाप्त होती है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ें जो आसानी से समझ में आई होंगी और आप इनको अच्छे से लिख पाए होंगे। नोट्स बनाने में ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं, मददगार हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, जो मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा था कि चेतन भगत की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम लिखिएगा, और दूसरा प्रश्न ये था, कमेंट में आपको लिखना था कि SBI की टैगलाइन बताइएगा। 3 से 4 टैगलाइन है, आप कोई एक लिखिएगा। और तीसरा प्रश्न ये था कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल क्या है, कैसे होता है। ठीक है, ये 3 प्रश्न आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसके आंसर हम अगली बार बताएंगे। और भी कई प्रश्न बीच बीच में हम आपसे पूछते हैं, तो आप सभी लोग उसका अच्छे से आंसर करते हैं,
कई सारे जो हैं विद्यार्थी जो हैं वो लोग बड़े अच्छे से इसका आंसर करते हैं। तो इसी तरह से उम्मीद है आप फिर से आंसर करेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले सेशन में, और तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिएगा, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा अच्छे से। चलिएगा, सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।